मनुष्यों का झुंड अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह गति अचानक रुक गई है। अगर गिनती की जाए तो हमारी लगातार बढ़ती हुई समुदाय के कई सदस्य लापता है और उनके निशान भी जल्दी ही मिटते जा रहे हैं। नंबर 20। जेरमी विस्नियेव्स्की टियाचापी, कैलिफोर्निया में रहते हैं और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में कार्यरत हैं। 41 वर्षीय जेरेमी के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक एरिजोना के स्कूल में पढ़ता है। उनकी बहन अमांडा के मुताबिक जेरेमी रोज टियाचापी घर से निकलते, बेटी को यूमा एरिजोना छोड़ते और फिर ग्रैंड कैनियन काम पर जाते थे। लेकिन 10 फरवरी 2026 को उनका शेड्यूल वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। जेरेमी अक्सर काम पर जाने के लिए 2 दिन पहले यात्रा शुरू करते थे, जो उनके लिए सामान्य था। ग्रैंड कैनियन दूर था, वहां व्यवस्थित होने में समय लगता। 12 फरवरी आई और चली गई, लेकिन जेरेमी के नियोक्ता ने उन्हें देखा या उनकी कोई खबर नहीं सुनी। उनकी भलाई की चिंता में वेलफेयर चेक कराया गया, जिससे परिवार को उनके लापता होने का पता चला। 7 दिन काम और 7 दिन छुट्टी के शेड्यूल के चलते परिवार का उनसे कभी कभी संपर्क न होना सामान्य था। वह हमेशा अपने तीनों बच्चों से संपर्क में रहते थे, लेकिन 10 तारीख के बाद उनके तीनों बच्चों में से किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। यह असामान्य था, इसलिए परिवार ने सुराग जोड़ने की उम्मीद में उनकी गतिविधियों का पता लगाना शुरू किया। जिस दिन उन्होंने टियाचापी छोड़ा, जेरेमी ने यूमा तक गाड़ी चलाई, अपनी बेटी को उतारा और फिर ब्लाइथ, कैलिफोर्निया की ओर रवाना हुए, जहां वे अपने एक दोस्त से ट्रक खरीदने वाले थे। दोस्त के मुताबिक उन्होंने रात 10:30 बजे ब्लाइथ छोड़ा और ग्रैंड कैनियन के लिए निकले, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। तब से जेरेमी का कोई पता नहीं चला है। परिजनों के अनुसार उनका संपर्क में न रहना असामान्य है, जिससे उन्हें लगता है कि वे अपनी मर्जी से गायब नहीं हुए। अमांडा के अनुसार उनके भाई हाईवे 96 से नीडल्स जाकर किंगमैन या पार्कर से एक 40 से हवासू पहुंचते, फिर वहां से विलियम्स, एरिजोना की ओर जाते। 16 फरवरी तक परिवार ने पुलिस में जेरेमी की गुमशुदगी रिपोर्ट की, जिन्होंने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि उसका मोबाइल फोन बंद कर दिया गया था, जिससे अधिकारियों को उसे ढूंढने के लिए ट्रैकिंग विधियों का उपयोग करने में बाधा आई। 19 फरवरी को परिवार को उसकी गुमशुदगी की जानकारी मिलने के 3 दिन बाद पुलिस अधिकारियों को एक सफेद 2008 फोर्ड F250 मिली। ये पार्कर, एरिजोना में मिली थी, जिसे 5 दिन पहले पोस्टन इलाके से टो किया गया था। बताया गया है कि यह एग्नेस विल्सन रोड ब्रिज, एग्नेस रोड के पास पार्कर और ब्लाइथ के बीच कोलोराडो नदी के पास लावारिस मिली थी। F250 जेरेमी की थी, लेकिन वह अब भी लापता था। इस खोज के बाद एग्नेस रोड इलाके में तलाश की गई, लेकिन वहां लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस और परिवार ने जनता से अपील की है कि वे इलाके में कुछ असामान्य दिखे तो सूचना दे और अपने सुरक्षा कैमरों की फुटेज जांचे, ताकि सुराग मिल सके। जेरेमी विस्नियेव्स्की को एक काकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल भूरे और आंखें हेजल रंग की हैं। उनकी लंबाई 5 फुट 10 इंच है और उनका वजन लगभग 175 पाउंड बताया गया है। उनके शरीर पर कई टैटू है, जैसे बाएं हाथ पर गिटार और बाएं कंधे पर 88 नंबर। उन्हें आखिरी बार टी-शर्ट, जीन्स और वर्क बूट्स या काले DC टेनिस जूते में देखा गया था। यूमा छोड़ते समय उन्होंने एक पुल ओवर हुडी पहनी हुई थी, जिसके सामने "You are enough" लिखा हुआ था। जेरेमी के गायब होने के बाद से उनके देखे जाने की कोई पुष्ट खबर नहीं मिली। परिवार जवाब के लिए बेताब है। वे अधिकारियों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि सी को कुछ पता हो। जेरेमी के गायब होने या उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी रिवरसाइड काउंटी शेरिफ कार्यालय को 800-950-2444 पर दी जा सकती है। इसके अलावा जानकारी देने वाले लोग मिसिंग इन अमेरिका टिपलाइन पर 844 MIA लॉस्ट पर भी जानकारी भेज सकते हैं। नंबर 19। ग्रेगरी गिलबर्ट ट्रीच के साथ क्या हुआ? यह सवाल सपुल्पा, ओक्लाहोमा समुदाय में 2022 से घूम रहा है, जब ग्रेगरी रहस्यमय तरीके से बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था। उस वक्त 52 वर्षीय ग्रेगरी टुल्सा में
अपनी पत्नी बिली और 2 बच्चों के साथ रहते थे। दुर्भाग्यवश इसी समय उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला। ग्रेगरी स्टेज 4 नॉन हॉस्किंस लिम्फोमा से पीड़ित थे और रोज दवा लेते थे। ये कहानी ग्रेगरी के भाई की मछली पकड़ने की साधारण यात्रा से शुरू होती है। ये 23 जुलाई 2022 की शाम का समय था जब वो अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घर से निकले थे। जब वे सपुल्पा जा रहे थे तो यात्रा अचानक रुक गई जब कार जेंक्स में कहीं अचानक खराब हो गई। अगली सुबह तीनों ने सवारी का इंतजाम किया और ग्रेगरी की मां के घर पहुंच गए, जो सपुल्पा के पश्चिम में 111वीं स्ट्रीट साउथ पर 193वीं वेस्ट और 209वीं वेस्ट एवेन्यू के बीच है। भाई बहन उसी संपत्ति पर थे और उन्होंने अपने भाई को पास के रास्ते पर जाते देखा जहां वह गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। कुछ घंटों तक बीमार व्यक्ति का पता न चलने पर भाई और उसकी गर्लफ्रेंड उसी रास्ते पर गए जहां उन्हें लापता व्यक्ति के नाइकी जूते और जीन्स शॉर्ट्स एक बेंच पर मिले। 4 मुश्किल दिनों बाद ग्रेगरी की गुमशुदगी क्रीक काउंटी शेरिफ कार्यालय में दर्ज हुई, जिससे व्यापक खोज अभियान शुरू हुआ। पुलिस ने कई खोज अभियानों का समन्वय किया, जिसमें श्वान दस्तों और ड्रोन की मदद ली गई और ग्रेगरी को आखिरी बार जहां देखा गया था उसके आसपास के 30 से 40 एकड़ क्षेत्र को छान मारा गया। इन प्रयासों से कोई परिणाम या नया सुराग नहीं मिला जिससे जांच आगे बढ़ सके। लापता व्यक्ति की पहचान के लिए कई खास निशान हैं, जिनमें उसके सीने के बाईं ओर कीरा और स्वेई नाम के टैटू शामिल हैं। एस अक्षर एक दाग के बीच से गुजरता है। ग्रेगरी के सीने के दाईं ओर एक और निशान है जिसमें स्पष्ट पोर्ट दिखता है। वह बटुआ, फोन, चाबियां और डॉक्टर की लिखी दवा लेकर गायब हो गया, जिससे लगता है वह लौट सकता है। फिर भी 3 साल में ग्रेगरी ट्रीस का कोई सुराग नहीं मिला है। नंबर 18, गैब्रियल रोशेल डेविस, जिनका जन्म 2 नवंबर 1999 को हुआ था, नॉर्थ लिटिल रॉक अरकानसा की निवासी और समुदाय की प्रिय सदस्य है। गैब्रियल की मां के अनुसार उसकी नाक और कान में पियर्सिंग है। उनके बाएं गाल पर छोटा लाल दिल का टैटू, दाईं कलाई के अंदरूनी हिस्से पर एशियन, बाएं कान के पीछे टेलर और बाएं हाथ पर बड़ा गुलाब का टैटू है। बस्टेड न्यूज़पेपर के अनुसार गैब्रियल को 9 जनवरी 2026 को सुरक्षा आदेश उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर पुलास्की काउंटी जेल में रखा गया, बाद में रिहा हुए। अपनी संक्षिप्त कैद के बाद गैब्रियल एक चल रहे लापता व्यक्ति के मामले का विषय बन गई, जो 18 फरवरी 2026 की रात से शुरू हुआ था। 26 वर्षीय गैब्रियल को इसी दिन आखिरी बार नॉर्थ लिटिल रॉक में देखा गया, जहां वे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ कार में चढ़े और पाइक एवेन्यू व 16वीं के गैस स्टेशन पर उतरे। गैब्रियल 17वीं और पाइक पर कार से उतरी और 19वीं की ओर जाकर एक अन्य अज्ञात व्यक्ति से बात की। गवाहों के मुताबिक रात 10 बजे गैब्रियल सफेद या ग्रे एक्सपीडिशन के पास गई। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या बात हुई, लेकिन अंत में गैब्रियल कार में बैठकर शायद कहीं और चली गई। इस मुलाकात के बाद से उस युवती को न तो किसी ने देखा है और न ही उसकी कोई खबर मिली है, जिससे उसके प्रियजनों और समुदाय में चिंता फैल गई है। गैब्रियल की मां ने 20 फरवरी को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नॉर्थ लिटिल रॉक पुलिस विभाग में दर्ज कर सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि गंभीरता बताने पर भी विभाग ने अलर्ट जारी नहीं किया और एक पोस्ट में लिखा कि वह बेटी की जानकारी फैलाने की जिम्मेदारी खुद लेंगी, अधिकारियों का इंतजार नहीं करेंगी। अपनी पोस्ट में मां ने गैब्रियल के बारे में जितनी भी जानकारी दे सकती थी सब कुछ विस्तार से लिखा, जिसे वह गैबी कहकर बुलाती हैं। लापता महिला द्विजातीय है, जिनके बाल और आंखें भूरे हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 2 इंच और वजन 120 पाउंड है। उसके शरीर पर कई टैटू हैं, जिनमें सबसे प्रमुख बाएं गाल पर बाईं आंख के नीचे लाल दिल की छोटी सी आउटलाइन है। उसे आखिरी बार काले क्रॉप टॉप, काली स्वेट पैंट और बिना मोजों के स्लाइड्स पहने देखा गया था। उसकी मां के अनुसार उसका लापता होना असामान्य और उसकी आदत के खिलाफ है। गुमशुदगी से जुड़ी गाड़ी की कोई सूचना या ड्राइवर की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है।
लापता होने के बाद से उसे किसी ने पुष्ट रूप से नहीं देखा है और उसकी स्थिति हर दिन अधिक गंभीर होती जा रही है। नॉर्थ लिटिल रॉक पुलिस विभाग किसी भी व्यक्ति से जिसके पास इस गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी हो आगे आने की अपील करता है। एजेंसी से 501-758-1234 पर एजेंसी केस नंबर 202616-909 के साथ संपर्क किया जा सकता है। गैब्रियल का नाम केस नंबर MP156 387 है। नंबर 17। 9 मार्च 2007 को 20 साल की जैमी हार्पर अपनी मां के पैक्सटन घर से रेंटूल के मैपलवुड एस्टेट्स ट्रेलर पार्क में पार्टी के लिए गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने कथित तौर पर उसे वहां अकेला छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उसे उद्धरण कुछ काम निपटाने थे। जैमी पार्टी के बाद दोस्त के घर रुकने वाली थी, लेकिन उसे सुबह 4:30 बजे पार्टी छोड़ते देखा गया और वो उस दोस्त के घर नहीं पहुंची। जैमी की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद दर्ज कराई, जब जैमी को घर लाने वाला दोस्त नहीं आया। जैमी की सभी चीजें, जिसमें उसकी रोज ली जाने वाली मिर्गी की दवा भी थी, पीछे रह गई। पुलिस ने शुरू में बॉयफ्रेंड से पूछताछ की, लेकिन उसे क्लीन चिट दे दी। गुमनाम सूचना मिली कि जैमी ने ओवरडोज लिया और उसकी लाश डॉगटाउन में है। तलाशी के बाद सबूत न मिलने पर इसे शरारत समझकर खारिज कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने जैमी के मामले और 1997 में 19 साल की हीदर जिमरमैन की गुमशुदगी के बीच डरावनी समानताएं नोट की, जो भी रेंटूल की एक पार्टी से गायब हो गई थी। पुलिस दोनों मामलों में एक ही ऐसे व्यक्ति पर नजर रख रही है जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, जो एक 30 साल का आदमी है जिसे कथित तौर पर जैमी के साथ पार्टी से जाते हुए देखा गया था। उससे पूछताछ हुई, उसने पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया और राज्य से बाहर चला गया। चोरी के आरोप में उसे इलिनॉइस लाया गया और बाद में जैमी के बारे में फिर से पूछताछ होने पर उसने वकील की मांग की। अक्टूबर 2007 में उसके पिता की संपत्ति पर छापेमारी में आंशिक रूप से जली हुई बाल्टी, द्रव के निशान वाली सीट बेल्ट और कुछ कपड़े मिले, लेकिन ये लापता महिलाओं से सीधे नहीं जुड़े थे। संदिग्ध व्यक्ति इस समय गंभीर घरेलू मारपीट के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है और 2031 में पेरोल के लिए पात्र होगा। 2025 तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जेमी और हीदर दोनों अब भी लापता है और दोनों मामलों में किसी आपराधिक कृत्य की आशंका से इनकार नहीं किया गया है। नंबर 16। फ्रैंकी ओकॉनर 26 साल का व्यक्ति है जो केम्सफोर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड से है। उसकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उसे एक काकेशियन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है और उसका शरीर पतला है। उसकी आंखें नीली है और बाल भूरे हैं और फ्रैंकी के बारे में कहा जाता है कि उसके बाएं कलाई पर नैन शब्द का टैटू है। वह समुदाय के एक प्रिय सदस्य है और उनकी अनुपस्थिति ने न केवल उनके परिवार को बल्कि आम जनता के सदस्यों को भी चिंतित कर दिया है। एसेक्स पुलिस और प्रियजनों द्वारा किए गए सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रैंकी को 3 अप्रैल 2026 से न तो देखा गया है और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। वह न घर लौटे हैं, न परिवार या दोस्तों से संपर्क किया है, जिससे घबराहट और खोज अभियान शुरू हुआ है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद इस अजीबोगरीब गुमशुदगी या इसके आसपास की परिस्थितियों के बारे में कोई सुराग सामने नहीं आया है। यह अज्ञात है कि फ्रैंकी के लापता होने का कारण क्या था या उन्हें आखिरी बार कहां देखा गया था। अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि फ्रैंकी ने काला कोट पहना हो या उसके पास काला कोट हो। परिवार के अनुसार फ्रैंकी ब्राइटन से जुड़े हैं और वहां या अन्य जगह जाने के लिए रेल नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। इस घटना की वास्तविक परिस्थितियां अब तक स्पष्ट नहीं हैं। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके परिवार को लगता है कि यह गुमशुदगी सामान्य है या नहीं, या क्या फ्रैंकी के बारे में यह जाना जाता था कि वह अक्सर ऐसे ही कहीं चले जाते थे। चाहे फ्रैंकी के बारे में यह जाना जाता था या नहीं कि वह ऐसा करते थे, उनकी अनुपस्थिति ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस परिस्थिति में कुछ असामान्य हो सकता है। अधिकारियों ने समुदाय से कहा है कि अगर वे फ्रैंकी को देखें या जानते हों कि वह कहां हो सकते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्हें संकटग्रस्त व्यक्ति के रूप में
वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार और एसेक्स पुलिस जनता से आग्रह कर रहे हैं कि अगर उनके पास फ्रैंकी के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी या कोई सुराग या सुझाव है जिससे उनकी लोकेशन का पता चल सके, तो वे 999 पर संपर्क करें और 3 अप्रैल के केस नंबर 1260 का उल्लेख करें। नंबर 15, आर्लिंगटन, टेक्सास। लीडिया और मैनुअल सीनियर के बेटे मैनुअल चावारिया का घर था। उनके अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुसार उनकी परवरिश सामान्य रही थी और उसमें कोई खास परेशानी नहीं थी। फिर भी मार्च 1997 में मैनुअल के अंदर कुछ टूट गया और उन्होंने भारी मात्रा में शराब पीना शुरू कर दिया और लंबे समय तक सोने लगे। ये अचानक बदलाव उनके जानने वालों को चिंता में डालते थे, क्योंकि रूममेट और मां के मुताबिक ये उनके स्वभाव के खिलाफ थे। इसी समय 25 वर्षीय मैनुअल काफी बीमार दिखने लगे, जिससे उनकी मां ने उनसे नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में पूछा। मैनुअल ने कहा कि वह सिर्फ शराब ले रहे हैं। बीमार दिखने वाली हालत, अचानक शराब की लत और लंबे समय तक सोना निश्चित रूप से चिंता का कारण था, जिससे कई लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब वह युवक आर्लिंगटन के हैरिगन रेस्टोरेंट में काम करता था। 31 मार्च को उसे अपने कार्यस्थल पर एक मीटिंग में शामिल होना था। उस शाम करीब 6 बजे मैनुअल अपने घर से निकला। अपनी आंशिक रूप से प्राइम की गई लाल धारियों वाली 1987 होंडा सिविक में और रेस्टोरेंट की ओर जाने लगा। ऐसा लगता है कि वह मीटिंग में कभी नहीं पहुंचा और अपने घर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही गायब हो गया। फिर कभी उसे देखा या सुना नहीं गया। जब उसके नियोक्ता उस शाम और उसके बाद के दिनों में मैनुअल से संपर्क नहीं कर पाए, तो उन्होंने अर्लिंगटन पुलिस विभाग में मैनुअल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में पता चला कि लापता व्यक्ति घर से निकलते समय कोई निजी सामान नहीं ले गया था। इस खोज के अलावा कोई और सुराग या सबूत नहीं मिला जो उसके ठिकाने का पता दे सके या किसी आपराधिक वारदात की ओर इशारा कर सके। मैनुअल का अगला सुराग काफी समय तक नहीं मिला। 17 मई को आखिरकार होंडा कार का पता चला। यह टेक्सास के कलबर्सन काउंटी में फार्म रोड 2119 के पास एक निजी संपत्ति पर लावारिस हालत में मिली थी। संपत्ति के मालिक को वह गाड़ी मिली और उन्होंने तुरंत शेरिफ विभाग को फोन किया। जांचकर्ताओं ने देखा कि चाबी इग्निशन में थी, खिड़कियां नीचे थी, वहां मैनुअल का कोई निशान नहीं था। फिर एक परेशान करने वाली खोज हुई। कार के पीछे एक बंदूक का डिब्बा था और उसके साथ ही कई कारतूस इधर उधर बिखरे हुए थे। उन चीजों में एक सिगरेट का पैकेट, एक खाली फोटो फ्रेम और 6 खाली बोतलें भी थीं। इलाके की तुरंत तलाशी ली गई। पुलिस को भरोसा था कि मैनुअल का शव और गायब बंदूक मिल जाएगी। कड़ी तलाश के बावजूद कोई और सुराग सामने नहीं आया। ऑफिस लौटकर पुलिस ने बंदूक का पता लगाया और पाया कि वह बेडफोर्ड, टेक्सास के वॉलमार्ट से मैनुअल के गायब होने के कुछ दिन बाद खरीदी गई थी। जांचकर्ता यह नहीं जान सके कि हथियार मैनुअल ने खरीदा या किसी अज्ञात व्यक्ति ने। लापता व्यक्ति की मां का मानना था कि उनका बेटा उस इलाके में अपने पुराने घर की तलाश में गया था जो पेकोस में स्थित था, लेकिन यह दावा अब तक साबित नहीं हो सका है। वहां खोजबीन के बावजूद बचाव कर्मियों को एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। मैनुअल वहां घर क्यों जाना चाहता था यह अब भी अज्ञात है, लेकिन संदेह है कि अगर वही उसकी मंजिल थी तो रास्ते में उसके साथ कोई आपराधिक वारदात हुई हो सकती है। रिश्तेदार और दोस्त नहीं मानते कि मैनुअल बिना बताए जाएगा या खुद को नुकसान पहुंचाएगा। उस शाम को मैनुअल के गायब हुए 28 साल हो चुके हैं। वो इस दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे कहीं था ही नहीं और अपने पीछे एक रहस्य छोड़ गया। नंबर 14, 34 वर्षीय क्रिस्टीन विल्स न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना के निवासी है और अजीब परिस्थितियों के चलते उन्हें लापता घोषित किए जाने के बाद वे एक चल रही पुलिस जांच का विषय बनी हुई है। उनके जीवन और पृष्ठभूमि के बारे में सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की गई है, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि उनकी चुप्पी असामान्य है और चिंता का कारण है। वे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और मानते हैं कि वे खतरे में हैं।
23 मार्च 2026 को क्रिस्टीन अपनी 2009 लिंकन MKX SUV चला रही थी जब वे न्यू ऑरलियंस में ओलिवर वाइट एवेन्यू के 3000 ब्लॉक के भीतर अबंडेंट स्ट्रीट के पास थीं। उस वाहन को, जिसमें पीछे यात्री साइड पर नुकसान था, सुबह 3 से 4 बजे के बीच उस इलाके में देखा गया। उस सुबह जब क्रिस्टीन एक अनजान व्यक्ति को लेने के लिए रुकी, जो अब मैकार्थर मैकी के नाम से जाना जाता है, क्रिस्टीन द्वारा मैकी को उठाने के तुरंत बाद वह और उनकी SUV गायब हो गए, जिससे परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई। जासूसों ने घोषणा की कि लापता महिला शोषण या गंभीर नुकसान के उच्च खतरे में हो सकती है। ये बयान उस जांच के बाद आया जिसमें क्रिस्टीन द्वारा उस दिन उठाए गए यात्री की पहचान उजागर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 वर्षीय मैकी का हिंसा का लंबा इतिहास है और उसे इस गुमशुदगी में जांच के लिए अहम व्यक्ति माना गया था। अधिकारियों को पता चला कि क्रिस्टीन के लापता होने के समय उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। कुछ दिनों बाद लॉरेंस काउंटी शेरिफ कार्यालय ने खुलासा किया कि मैकी 3 अप्रैल 2026 से हिरासत में है। उस पर एक पुराने आरोप के कारण प्रोबेशन होल्ड है। न्यू ऑरलियंस पुलिस विभाग ने बताया कि यह वह आखिरी व्यक्ति था जिसने 23 मार्च को क्रिस्टीन को तब देखा था जब उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। यह अज्ञात है कि उसे हिरासत में लिए जाने के बाद चल रहे मामले के संबंध में उससे पूछताछ या जांच की गई है या नहीं। क्रिस्टीन अभी भी लापता है और जांचकर्ता अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके मामले में उसने क्या भूमिका निभाई हो सकती है। 31 मार्च को विशेष पीड़ित प्रभाग को क्रिस्टीन विल्स की गंभीर गुमशुदगी की जांच फिर से सौंपी गई। उनका वर्णन एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के रूप में है जिनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन 160 पाउंड है। बताया गया है कि उन्हें आखिरी बार लाल शर्ट, नीली जीन्स और मोजों के साथ चप्पल पहने हुए देखा गया था। उनकी गुमशुदगी से संबंधित जानकारी विशेष पीड़ित जासूसों को 50-465-85267 या 50-465-85523 पर दी जा सकती है। नंबर 13, कोलिन। पेरिस का जन्म 1982 में निक और नैन्सी के यहाँ हुआ था। वो परिवार की इकलौती संतान थी। उनका बचपन नृत्य, गायन व खेलों के प्रेम से भरा था। उनकी महत्वाकांक्षाएं हाई स्कूल तक भी कमजोर नहीं हुई। सितंबर 2000 में वह समर क्लासेस लेकर हाई स्कूल डिप्लोमा के लिए प्रयासरत थीं। कोलिन उस साल 18 साल की थी और अपने खाली समय में फ्लोरिडा के प्लांटेशन में एक रेस्टोरेंट में होस्टेस के रूप में काम कर रही थी। सितंबर में कोलिन ने दिसंबर की छुट्टियों के लिए कोलोराडो जाने के हवाई टिकट खरीदे, पर उन टिकटों का उपयोग नहीं हुआ। उस युवती को न हाई स्कूल का डिप्लोमा मिली, न ही वह छुट्टी पर जा सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोलिन एलिजाबेथ पेरिस लापता थी। 30 सितंबर दोपहर 3 बजे उसे आखिरी बार परिवार के निवास फ्लेमिंगो और सनराइज बुलेवार्ड्स के पास देखा गया था। बताया गया कि उसे एक अनजान कॉलर का फोन आया जिसने कहा कि वो कुछ खाने के लिए कोरल स्प्रिंग्स जा रही है और वो घर से चली गई। कोलिन ने बाहर निकलते हुए वादा किया कि वह शाम 5:30 से 6:00 बजे के बीच मार्लिन्स का मैच देखने परिवार के साथ जाना के लिए लौट आएगी। वह कभी घर नहीं लौटी, मार्लिन्स गेम भी मिस किया और फिर कभी नहीं दिखी या सुनी गई। कोलिन अपने घर से अपनी सफेद 1994 मॉडल माजदा MX-6 कार में निकली थी, जिसकी नंबर प्लेट थी D48PIA। ये कार लगभग 1 हफ्ते बाद ही मिली, जब जांच शुरू की जा रही थी। यह वाहन टैमरैक में मैकनैब रोड और पाइन आइलैंड के पास एक शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में लावारिस मिला था। कानून प्रवर्तन अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि के कोई संकेत नहीं मिले। कोलिन जिस दिन घर से गई, कई चीजें वही छोड़ गई। वे सिर्फ मोबाइल और पर्स ले गई थी, जो पार्किंग में नहीं मिले, जहां उनकी कार लावारिस मिली थी। वाहन लॉक था और खिड़कियां ऊपर थी, जिससे लगता है कोलिन खुद उतरी, वाहन लॉक किया और अचानक गायब हो गई। हाल की बारिश के कारण पुलिस को माजदा की सतह पर फिंगरप्रिंट नहीं मिले। परिवार से पूछताछ में जासूसों को पता चला
कि कोलिन को बुल एंड क्यू स्पोर्ट्स बार में पूल खेलना पसंद था, जो इसी शॉपिंग सेंटर में है। उसके माता पिता नहीं समझ पा रहे थे कि डरावनी फोन कॉल के बाद वो बिना योजना के उसी दिन यहां क्यों गई। अधिकारियों ने बुल एंड क्यू को जांच का केंद्र बनाया, लेकिन कभी नहीं बताया कि वहां कुछ खास या दिलचस्प मिला या नहीं। फिर जैसे जैसे उन्होंने और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी रखी, आखिरकार उन्हें जांच के लिए एक अहम व्यक्ति मिल गया। कोलिन के चाचा ने उसे खास तौर पर अंडरगारमेंट्स की मॉडलिंग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव दिया था। जासूसों ने जब उनसे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, जिससे उन पर शक और बढ़ गया। इसके बावजूद उन्होंने कोलिन की रहस्यमय गुमशुदगी से अपना कोई संबंध होने से लगातार इनकार किया। अगले 4 सालों तक लापता महिला के माता पिता उम्मीद में उसके फोन पर संदेश भेजते रहे। उन्होंने डिवाइस के लिए भुगतान रोक दिया, लेकिन कोलिन के जीवन बीमा और कॉलेज ट्यूशन के पैसे से इनाम देना जारी रखा। उस समय इनाम $30,000 तक पहुंच गया था, जो भी जानकारी उनकी बेटी के ठिकाने और अज्ञात हत्यारे के बारे में दे सके। अधिकारियों को कोलिन के अपनी मर्जी से जाने पर संदेह है, लेकिन वे अब भी मामले की परिस्थितियों को लेकर अनिश्चित हैं। अजीब बात है कि उस युवती की कई खास पहचान भी है, जिनमें कई टैटू और पियर्सिंग शामिल हैं। उसकी पीठ के नीचे तितली, एक टखने पर चीनी अक्षर और दूसरे पर बैंड है। उसके कान में पियर्सिंग है, जीभ में पियर्सिंग है और पेट में भी पियर्सिंग है। इनमें से कोई भी पहचान जेन डो मामलों में सामने नहीं आई है, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कोलिन के साथ असल में क्या हुआ था। नंबर 12। डैलस टेक्सास के पार्ट्रे एडमंड्स का परिवार बताता है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का लंबा और दस्तावेजों में दर्ज इतिहास रहा है। इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के अलावा उनके बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसमें उनका कार्यस्थल, रिश्ते या उनकी रहने की परिस्थितियां शामिल हैं। लेकिन 40 वर्षीय इस व्यक्ति के बारे में जो हम जानते हैं वह यह है कि वह लापता हो गया है और उसकी उच्च जोखिम स्थिति को देखते हुए उसे ढूंढना अत्यंत जरूरी है। पार्ट्रे का मामला 21 फरवरी 2026 को उसके डैलस स्थित घर से शुरू हुआ था। ये नहीं पता कि वहां कौन था या किसने गुमशुदगी देखी, लेकिन किसी ने देखा कि निवासी अचानक घर से गया। जिस तरह से वो गया उसमें ना तो किसी पूर्व योजना के संकेत थे और ना ही यह पता चलता था कि वो कहां जा रहा है। लेकिन एक बात निश्चित है, वह वापस नहीं आया है। खबरों के अनुसार लापता व्यक्ति पैदल अज्ञात दिशा में चला गया और अपनी चीजें व वाहन छोड़ गया। मामले को और जटिल बना दिया पार्ट्रे के पास मोबाइल फोन न होने ने, जिससे डिवाइस ट्रैकिंग की कोशिश बेकार हो गई, जो अधिकारियों को उसकी गतिविधियों का डिजिटल नक्शा तैयार करने में मदद कर सकती थी। 21 फरवरी सुबह से उसने परिवार, दोस्तों या जान पहचान वालों से संपर्क नहीं किया है। वह कहां गया हो सकता है, इससे जुड़ा कोई भी सुराग अब तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। डैलस पुलिस विभाग ने इस मामले को उच्च जोखिम वाला घोषित किया है और पार्ट्रे को असुरक्षित वयस्क बताया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि लापता व्यक्ति डार्ट सिस्टम से पैदल यात्रा कर रहा है। उन्होंने कहा वह शायद घनी आबादी वाले इलाकों में जाने की कोशिश कर रहा है। पार्ट्रिज के परिवार को चिंता है कि वह किसी ऐसे दौर में है जिसमें वह अपनी पहचान लोगों या अधिकारियों को बता नहीं पा रहा या पहचानना नहीं चाहता। जासूसों ने उसके गायब होने वाले इलाके के कई व्यवसायों के सुरक्षा कैमरे जांचे ताकि वे सही रास्ता पता कर सके। अब तक यह प्रयास बेकार रहा है। अब विभाग काफी हद तक जनता की नजरों पर निर्भर है। पार्ट्रे की मां डायन एडमंड्स और परिवार के अन्य सदस्य हर तरह से डिजिटल और भौतिक समुदाय से संपर्क करके बेटे के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं और उसका नाम लोगों के बीच चर्चा में बनाए रख रहे हैं। परिजन अब भी इस उम्मीद से जुड़े हुए हैं कि पार्ट्रे जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए व्यापक प्रयास लगातार जारी है। उन्हें तब से नामस डेटाबेस में केस नंबर MP156071 के तहत जोड़ा गया है। पार्ट्रे एडमंड्स एक अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष है जिनके काले बाल, भूरी आंखें, लंबाई 5 फुट 5 इंच और वजन करीब 150 पाउंड है। ये पता नहीं है कि वो अपनी गुमशुदगी के समय क्या पहने हुए थे,
लेकिन इस लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी डलस पुलिस विभाग को 2146-714-268 पर केस नंबर 027 के साथ दी जा सकती है। 2026 नंबर 11। 3 सालों से स्टेसी एनेट क्रॉफर्ड का परिवार सोशल मीडिया पर लगातार अपीलें पोस्ट कर रहा है। उम्मीद है किसी ने उन्हें देखा हो। स्टेसी की कहानी 21 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी, जब वह 44 साल की थी। कहानी के अनुसार वह दिन आम दिनों की तरह शुरू हुआ था, हालांकि उनकी अधिकतर गतिविधियां ज्ञात नहीं थीं। उसी दिन रात 9 बजे उन्हें आखिरी बार व्हाइटवेल, टेनेसी में देखा गया। सबूत बताते हैं कि उस शाम वह कई लोगों के संपर्क में थी। उनके गायब होने से ठीक कुछ ही पल पहले चिंताजनक रूप से स्टेसी की लाल शेवरले 1500 टाहो, जिसकी टेनेसी नंबर प्लेट P8232W थी, वह भी उनके साथ ही गायब हो गई। ये साफ नहीं है कि उन्हें निवास से गाड़ी चलाते देखा गया या गाड़ी बाद में गायब हुई। इस अजीब घटना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। बस 2 बातें ही सामने आई हैं। एक तो यह कि स्टेसी कहीं नजर नहीं आई, और दूसरा कि उनकी गाड़ी भी गायब थी। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कब या कैसे लापता घोषित किया गया, पर जांच लगभग 1 महीने बाद शुरू हुई। प्रशासन ने शुरू में यह माना कि वो 9 अगस्त को गायब हुई थीं, जो कि एक गलत जांच के कारण था। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वह 3 हफ्ते पहले लापता हुई थी। जांचकर्ता जब यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ और वे यहां कैसे पहुंचे, तब उन्हें पहला सुराग मिला। यह स्टेसी की शेवरले थी और इसे 2 सितंबर को बरामद किया गया, लगभग 2 महीने बाद, जब वह गायब हुई थी। वाहन की बरामदगी के बाद पुलिस ने लापता व्यक्ति के मामले में भी गिरफ्तारी की। उन्होंने गिल्ड, टेनेसी के 49 वर्षीय रॉनी मैकफॉल्स को हथकड़ी लगाकर जेल की कोठरी तक ले गए। बाद में उस पर वाहन चोरी और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा। कहा जाता है कि रॉनी के पास वह कार थी, पर यह साफ नहीं कि वह उसके पास कब और कैसे पहुंची। वह उसे बेचने की प्रक्रिया में था, इसलिए जासूस उसे ढूंढ सके। लापता महिला और उस आदमी के बीच संबंध अभी भी अज्ञात है। रॉनी को इस मामले में पूछताछ के लिए अहम व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से संदिग्ध नहीं बताया गया है। गायब होने की घटना रहस्यमय बन गई जब अधिकारियों ने बताया कि वे स्टेसी से जुड़े एक और व्यक्ति को खोज रहे हैं। वह व्यक्ति बार्बी एंडरसन है, जिनसे जासूस आगे की पूछताछ करना चाहते हैं। घोषणा के बाद बार्बी ने खुद को पुलिस को सौंपा, लेकिन ये एक अलग वारंट के तहत हुआ। वो फिलहाल मेरियन काउंटी जेल में है और आगे की पूछताछ अभी बाकी है। कहा जाता है कि इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन किसी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकांश सबूत जो किसी आपराधिक कृत्य की ओर इशारा करते हैं अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, जिससे लोग इस गुमशुदगी पर हैरान और अटकलें लगा रहे हैं। जांच अभी भी जारी है, लेकिन 3 साल बाद भी अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। नंबर 10। जेनिफर रेमिलार्ड ऑबर्न मैसाचुसेट्स निवासी है। 47 वर्षीय जेनिफर पहले रिलायंट मेडिकल ग्रुप में काम कर चुकी है। वह एक बच्चे की मां है और परिवार व समुदाय में प्रिय है। परिवार के अनुसार जेनिफर कभी कभी अचानक संपर्क में नहीं रहती थी, लेकिन वह हमेशा उनसे, खासकर अपनी बेटी से, दोबारा संपर्क कर लेती थी। वह देश भर में लंबी दूरी की यात्रा के लिए जानी जाती है और जेनिफर का गायब होना आम था, लेकिन इस बार उनकी कई महीनों की चुप्पी असामान्य थी, जो अब तक सबसे लंबा समय था जब वह संपर्क में नहीं थी। जेनिफर के गायब होने के अजीब हालात नवंबर 2025 में सामने आने लगे। इस महीने वह ऑबर्न वाले घर से निकलकर लीस्टर स्ट्रीट पर अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने गई थी। यहीं पर घर में किसी बात पर झगड़ा हुआ और इसके चलते जेनिफर ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। वह अपनी ग्रे 2012 टोयोटा कैमरी मैसाचुसेट्स नंबर प्लेट RS11JR में घर से निकल गईं। उस दिन के बाद परिवार और दोस्तों ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन घर छोड़ने के बाद कुछ समय तक वह उनसे संपर्क में रही। जेनिफर का परिवार को आखिरी संदेश लैपटॉप से मिला था।
संदेश में बताया गया था कि उसने अपना मोबाइल फोन खो दिया है। तब से उसके प्रियजनों ने उसकी ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ है। 31 जनवरी 2026 को जेनिफर को आखिरी बार सारासोटा, फ्लोरिडा में देखा गया था। उसे कैमरी के साथ देखा गया था। फरवरी मध्य में वह वाहन साउथ फ्लोरिडा में फ्लॉक कैमरों में दिखा। उसके बाद नहीं दिखा, न किसी गवाह ने न कैमरे ने। जेनिफर के लापता होने की रिपोर्ट इस साल 3 मार्च को ऑबर्न पुलिस को दी गई थी, जो मामले की जांच कर रही है। जेनिफर का परिवार और उनके चचेरे भाई एंथनी रेमिलार्ड लापता महिला की भलाई को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें चिंता है कि वह अपनी कार में रह रही हो सकती है और उनके पास पैसे नहीं हो सकते। परिवार को यह डर है कि कुछ और बुरा हो गया है। एंथनी ने कहा कि जेनिफर पहले भी देश में कहीं और गाड़ी चला चुकी हैं, लेकिन वो यह भी बताते हैं कि उन्हें लगता है कि इस खास परिस्थिति में कुछ अलग और निश्चित रूप से गलत है। जेनिफर को जानने वाला हर कोई उसके लिए चिंतित है और यह जानने के लिए बेताब है कि वह सुरक्षित है। बताया गया है कि उनके बाल सुनहरे हैं, उनकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है और उनका वजन लगभग 130 पाउंड है। जेनिफर रेमिलार्ड की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी ऑबर्न पुलिस विभाग को 508327 पर दी जा सकती है। एजेंसी से उनके ईमेल auburnmasspolice.org पर भी संपर्क कर सकते हैं। गुमनाम सूचना auburnmasspolice.org पर टेक्स्ट अ टिप से भी भेज सकते हैं। नंबर 9, कियाना कोल, जो ब्रुक्सविल, फ्लोरिडा की निवासी थी, 23 साल की उम्र से नशे की लत की समस्या से जूझ रही थी। 2019 इस संघर्ष का चौथा साल था जब वो इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से जूझ रही थी। मुश्किलों के बावजूद वह परिवार से लगातार जुड़ी रही। फरवरी तक कियाना की सबसे कम चिंता नशीली दवाएं रह गई थी। कुछ महीने पहले अक्टूबर 2018 में वो घरेलू हत्या के प्रयास की शिकार हुई थी। आरोपी उनके पूर्व प्रेमी डीवेन विलियम्स थे, जिन्होंने उन्हें कथित तौर पर रसेल स्ट्रीट पार्क बहला फुसलाकर बुलाया और हमला किया। विलियम्स पर आखिरकार दूसरी डिग्री में हत्या के प्रयास और गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप लगा। चूंकि कियोना पीड़िता थी, इसलिए उन्हें इस घटना के संबंध में बयान देना था, जिसकी तारीख 11 फरवरी 2019 तय की गई थी। लेकिन बयान से एक दिन पहले ही 27 वर्षीय कियोना रहस्यमय ढंग से लापता हो गई और 3 साल का बेटा पीछे छोड़ गई। उस दिन कियोना को शेडी ओक विला सर्कल पर अपनी दोस्त से मिलने छोड़ा गया था। वह उसी शाम को लगभग 11:00 बजे उस घर से निकल गई थी। वह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बुलवार्ड होकर ब्रॉड स्ट्रीट गई। आखिरकार वह नजरों से ओझल हो गई और फिर कभी उन्हें देखा या सुना नहीं गया। कियोना को अगले दिन सुबह बेटे को परिवार के सदस्य से लेकर डे केयर छोड़कर राज्य अभियोजक के कार्यालय जाना था। वह इनमें से किसी भी जगह नहीं पहुंची। रिश्तेदार के अनुसार लापता महिला को गवाही के लिए जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इससे वह डर गई और गवाही देने में अनिच्छुक हो गई। कियोना की अदालत में अनुपस्थिति के चलते विलियम्स पर आरोप हटा दिए गए, लेकिन वह उसकी गुमशुदगी में जमानत पर रहते हुए भी एकमात्र संदिग्ध व्यक्ति बने रहे। हालांकि जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस मामले में किसी आपराधिक वारदात का हाथ है, लेकिन उन्हें किसी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए बहुत कम या कोई सबूत नहीं मिला। जांच में चिंताजनक ठहराव के बावजूद परिवार मानता है कि वह अपनी मर्जी से नहीं जाती। ऐसा माना जाता है कि विलियम्स को उसकी लोकेशन की जानकारी है और उसकी गुमशुदगी में उसका हाथ हो सकता है। नंबर 8, लिजांद्रो सार्तियागुए स्थायी निवासी का दर्जा बनाए रखते हैं और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश किया, जिसके बाद उन्होंने एक खेत मजदूर के रूप में नौकरी हासिल की। कुछ साल पहले 28 वर्षीय को गंभीर सिर की चोट लगी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे उसे लंबे समय तक सोचने समझने से जुड़ी दिक्कतें बनी रहीं। हादसे के बावजूद उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करना जारी रखा। प्रियजनों ने उन्हें परिवार वाला बताया, जिनकी मेक्सिको में पत्नी और बेटी है। वह मेहनती हैं, हैमिल्टन न्यू जर्सी के ब्लूबेरी खेतों में काम करते हैं और पास ही उनका घर भी है। वह मेन में ब्लूबेरी के मौसम के दौरान कभी कभी वहां भी काम करने के लिए जाने जाते हैं।
लिजांद्रो के बारे में कहा जाता है कि उन्हें डिप्रेशन की समस्या रही है, जिसके लिए उन्हें लगातार दवाइयों की जरूरत होती है। लेकिन वह यह जरूरी दवा लिए बिना गायब हो गया, जिससे उसकी भलाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। 27 फरवरी 2026 को लिजांद्रो को आखिरी बार लॉरेल एवेन्यू इलाके में अपने घर से निकलते देखा गया था। वह दोपहर 1 बजे पैदल निकले थे, लेकिन लौटे नहीं। तब से उनका कोई पता नहीं चला। परिवार के मुताबिक लिजांद्रो हमेशा संपर्क में रहते थे। उनकी चुप्पी असामान्य और चिंता का कारण थी। परिजनों ने आग्रह किया कि उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है और बताया गया कि वे अपना कोई भी निजी सामान, यहां तक कि अपना फोन भी साथ लिए बिना घर से निकल गए थे। किसी को नहीं पता था वे कहां जा रहे या कब लौटेंगे। यह गुमशुदगी आवर्जन कार्रवाई के दौरान हुई, जिससे परिजनों को शक हुआ कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, जबकि वे स्थायी निवासी हैं। साइमन ने ऑनलाइन आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन डेटाबेस में देखा कि लिजांद्रो पकड़े गए हैं या नहीं, लेकिन उनका नाम नहीं मिला। साइमन के अनुसार हैमिल्टन में स्थानीय अधिकारियों ने बड़ा खोज अभियान चलाया। उन्होंने जंगल वाले इलाकों और आसपास के मोहल्लों में अच्छी तरह से तलाश की, लेकिन अब तक उनकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला है। हर दिन लिजांद्रो की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है। हालांकि वे उम्मीद की डोर थामे हुए हैं, लेकिन लिजांद्रो का परिवार कहता है कि बुरे ख्यालों से बचना मुश्किल है। उसके चचेरे भाई टोनी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता तो आप सोचने लगते हैं कि शायद वो कभी लौटेगा ही नहीं। हैमिल्टन पुलिस विभाग जनता से मदद की अपील कर रहा है और निवासियों से अनुरोध कर रहा है कि वे 27 फरवरी और उसके बाद की कोई भी निगरानी फुटेज जांचें, इस उम्मीद में कि शायद इन कैमरों में से किसी एक ने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी और ने नहीं देखा। रिश्तेदारों को डर है कि बिना दवा के लिजांद्रो भ्रमित हो सकते हैं और घर का रास्ता नहीं जान पाएंगे। उनका वर्णन एक हिस्पैनिक पुरुष के रूप में किया गया है, जिनके बाल काले और झड़ रहे हैं और आंखें भूरी है। उनकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है और वजन लगभग 175 पाउंड है। गुमशुदगी के समय लिजांद्रो की छोटी मूंछ और जबड़े ठुड्डी पर सजी सवरी दाढ़ी थी। लापता व्यक्ति आखिरी बार ग्रे जैकेट, नीली जीन्स और भूरे वर्क बूट्स में देखा गया था। उनकी गुमशुदगी और ठिकाने से जुड़ी जानकारी हैमिल्टन पुलिस विभाग को 609 561 4000 पर एजेंसी केस नंबर 26033 26,03,484 के साथ दी जा सकती है। वह नामस डेटाबेस में केस नंबर MP 156 MP 1,56,171 के तहत सूचीबद्ध हैं। नंबर 7। ये 16 अप्रैल 1996 की बात है। शाम 5 बजे एडवर्ड्सविल, पेंसिल्वेनिया में, जब 81 वर्षीय एंजेला किस्लो को आखिरी बार देखा गया था। उन्हें गेटवे मैनर में अपने निवास के बाहर सिक्कों का एक छोटा पर्स और अपार्टमेंट की चाबी के साथ देखा गया। इन चीजों से यह संकेत मिलता है कि वह उसी दिन बाद में घर लौटने का इरादा रखती थी। लेकिन एंजेला कभी वापस नहीं लौटी और उस दिन के बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। जब वह अगले कुछ दिनों में फिर से नहीं दिखी तो पड़ोसी और परिवार के सदस्य चिंतित होने लगे और आखिरकार एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवार ने कहा कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी, पर बिना चेतावनी उनका यूं चले जाना उनके स्वभाव के विपरीत था। ऐसा भी कोई संकेत नहीं था कि वो बीमार थीं या उन्हें चीजें याद रखने में कोई परेशानी हो रही थी। सिर्फ एक संकेत था कि कुछ गलत है। वह महिला चिंतित थी कि वह पहले जैसी चीजें नहीं कर पा रही थी। साथ ही एंजेला अपनी उम्र के अनुसार स्वस्थ थी और उन्हें कोई चिकित्सकीय समस्या नहीं थी। उनकी गुमशुदगी के 2 दिन बाद जांच टीम ने खोजी कुत्तों की मदद लेकर खोज अभियान को और तेज करने का फैसला किया। वे जल्द ही एंजेला की गंध पकड़कर हैंडलर्स को ब्लैक डायमंड रेल रोड ब्रिज तक ले गए, जहां सस्क्वेहाना नदी बहती है। फिर उन्होंने एंजेला की गंध का 50 फीट और धारा की दिशा में पीछा किया, जिसके बाद नदी को पूरी तरह घसीटकर तलाशा गया। जांचकर्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्हें उसकी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। कई लोगों को यह हैरानी हुई कि उसकी गंध उस दिशा से अलग मिली जिसमें एंजेला आमतौर पर जाती थी। वो पैदल चलती थी, गाड़ी नहीं चलाती थी। उसके रास्ते आमतौर पर
किंगस्टन के जर्बी एवेन्यू पर सेंट हेडविग चर्च तक जाते थे, जो उस जगह से 1 मील दूर था जहां खोजी कुत्तों ने संकेत दिया था। उसका रास्ता पुल के विपरीत दिशा में था, इसलिए वो वहां कैसे पहुंची यह अब भी एक रहस्य है। पुलिस ने किर्बी पार्क और उसके साथ चलने वाले तटबंध की भी पूरी तरह से तलाशी ली, फिर भी कुछ नहीं मिला। कई दिनों बाद अगला सुराग एक संभावित देखे जाने की सूचना के रूप में मिला। एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने एंजेला जैसी महिला देखी है। उसने बताया कि उसने उसे किड्डर स्ट्रीट और विल्क्स बैरे बुलेवार्ड पर उसी दिन देखा था जब वह लापता हुई थी। जब उसने पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए तो उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने उस महिला का वर्णन किया कि वह उलझन में और कुछ हद तक भ्रमित दिख रही थी। हालांकि उस देखे जाने की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए तय नहीं है कि गवाह ने उस शाम किसे देखा। जांच के दौरान पुलिस एंजेला के घर भी गई, जहां उन्हें उसका पर्स फर्श पर मिला, जिसमें $200 नकद और उसकी पहचान पत्र भी था। लापता महिला की चाबी और सिक्कों का पर्स भी उसी के साथ गायब रहा। कोई सुराग या संकेत न मिलने पर पुलिस को तलाश अभियान रोकना पड़ा और उन्होंने वादा किया कि अगर कोई अतिरिक्त जानकारी मिलती है तो वे फिर से खोज शुरू करेंगे। तब से अब तक इस गायब होने की कोई और जांच नहीं की गई है। एंजेला की अजीबोगरीब गुमशुदगी आज भी उतनी ही रहस्यमय बनी हुई है। उसकी और कोई झलक नहीं मिली, न ही कोई अज्ञात महिला उसके हुलिये से मेल खाती है। उसका अंजाम अब भी अनिश्चित है। नंबर 6। चाव सिमंस की तरह वनेसा ब्रे, जन्म नाम वनेसा रेनी हैरिस, के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्त और परिवार उन्हें जसी बुलाते हैं और वो गुमशुदगी से पहले स्टिगलर, ओक्लाहोमा में रहती थी। उनके कई टैटू हैं, जिनमें उनकी गर्दन के पीछे C और H शामिल है और उनकी एक टांग के निचले हिस्से पर कई पुरुषों के नाम गुदे हुए हैं। वनेसा का मामला फरवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब परिवार और दोस्त उनसे अचानक संपर्क नहीं कर पाए। उनके द्वारा किया गया कोई भी संपर्क प्रयास अनुत्तरित ही रह गया। 7 फरवरी को वनेसा के रिश्तेदारों को उनके घर पर एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि वह ओक्लाहोमा सिटी जा रही हैं, लेकिन क्यों या कितने समय के लिए यह नहीं बताया गया था। 2 दिन बाद उनका फोन वॉइसमेल पर जा रहा था। तब से किसी ने भी वनेसा को देखा या उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। ड्राइववे से उनकी सिल्वर और ब्लैक 2013 टोयोटा कैमरी, जिसका ओक्लाहोमा नंबर प्लेट RFN 246 था, गायब थी, जिसे पुलिस और जनता के लिए रिपोर्ट में ध्यान रखने के लिए बताया गया था। अप्रत्याशित रूप से गायब होने के 4 दिन बाद ओक्लाहोमा सिटी पुलिस विभाग ने बताया कि उन्होंने एक 2013 टोयोटा कैमरी को जब्त किया है, जिसकी पुष्टि हुई कि वह वनेसा की गाड़ी थी। विभाग ने बताया कि गाड़ी ट्रैफिक जांच के बाद जब्त हुई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि लापता महिला उसे चला रही थी या उसके पास आने जाने का साधन न रहने के बाद उसके साथ क्या हुआ। जनता ने चिंता जताई कि गाड़ी आखिर क्यों जब्त की गई, जबकि रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं है। अगर चालक के पास लाइसेंस न हो, वाहन चलने लायक न हो, लापरवाह ड्राइविंग, आपराधिक संदेह या चालक की गिरफ्तारी हो तो कार जब्त की जा सकती है। ओक्लाहोमा सिटी पुलिस विभाग ने ट्रैफिक जांच और वाहन जब्त करने के दौरान गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की। उन्होंने साफ नहीं किया कि जिसे रोका था वह वनेसा ब्रे थी या नहीं। मामले को और जटिल बनाते हुए वनेसा के खिलाफ एक बेंच वारंट जारी किया गया था, क्योंकि वह अदालत में नियंत्रित पदार्थ के अवैध कब्जे से संबंधित आरोपों पर पेश नहीं हुई थी। ये वारंट 4 मार्च को उसकी गुमशुदगी के करीब 1 महीने बाद जारी हुआ। 7 फरवरी के बाद से वनेसा को कहीं भी पक्का देखा नहीं गया है और उसका परिवार उसे ढूंढने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत बेचैन है। लापता महिला का वर्णन किया गया है कि वह कोकेशियन है। उसके बाल लाल या लाल भूरे रंग के हैं और आंखें भूरी हैं। उसकी लंबाई 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 4 इंच के बीच है और उसका वजन 140 से 180 पाउंड के बीच है। जब वो लापता हुई थी उस समय उसके बाल कंधे तक कटे हुए थे और उन्हें लाल रंग में रंगा गया था। वनेसा रेनी ब्रे से संबंधित जानकारी पिट्सबर्ग काउंटी शेरिफ कार्यालय को 918-423-5858 पर दी जा सकती है।
उनकी एजेंसी केस नंबर 26 है। 2,60,130। नंबर 5। सैमुअल राइजर के अतीत की ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि तलाक के बाद उन्हें बेटी की कस्टडी मिली थी। 2010 में 60 वर्षीय सैमुअल राइजर वेस्ट वर्जीनिया के ग्लासगो में अपनी 17 वर्षीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाली बेटी के साथ रहते थे। ज्यादातर लोगों को सब ठीक लग रहा था और सैमुअल राइजर का कोई दुश्मन नहीं दिखता था। फिर भी उनके मामले की डरावनी बातें कुछ और बताती हैं। दिसंबर की शुरुआत थी। सैमुअल अकेले थे क्योंकि उनकी बेटी सैन्य स्कूल में थी। वह 3rd एवेन्यू के 300 नंबर वाले हिस्से में रहते थे, जहां 7 तारीख को शाम 5 बजे के करीब उन्हें आखिरी बार देखा गया था। आने वाले दिनों में वह कोयला खदान में नहीं पहुंचे, जिससे उनके नियोक्ता और रिश्तेदार चिंतित हो गए। सैमुअल का बिना सूचना दिए काम से गैर हाजिर रहना असामान्य था। मकान मालिक उनकी भलाई को लेकर चिंतित होकर घर गया। उम्मीद थी कि किराएदार केवल सर्दी से पीड़ित है। हालांकि वहां पहुंचने पर उसने घर को अजीब तरह से सुनसान पाया और 11 दिसंबर को कनावा काउंटी शेरिफ विभाग में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को पता चला कि सैमुअल कई दिनों से अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में नहीं था और ना ही उसे किसी पड़ोसी ने देखा था, जिन्होंने बताया कि ये सब उसकी आदत के बिल्कुल विपरीत था। फिर अधिकारियों ने खाली घर पर ध्यान दिया। उन्होंने घर के बाहर वाले हिस्से की तलाशी ली, लेकिन जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले। लाइट्स जल रही थी और वे अंदर से टीवी सुन सकते थे। कई बार दरवाजा खटखटाने पर जवाब न मिलने पर पुलिस ने घर में जाने का निर्णय लिया। उन्हें पता नहीं था, पर वे जल्द ही एक परेशान करने वाले दृश्य में पहुंचने वाले थे। ये तुरंत साफ हो गया कि घर के अंदर कोई झगड़ा हुआ था। चीजें टूटी हुई थी या इधर उधर बिखरी हुई थी और शारीरिक तरल पदार्थों के निशान किसी चोट का संकेत दे रहे थे। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यह नाकाम डकैती थी। कुछ भी गायब नहीं था, सैमुअल को छोड़कर, जिनकी कार अभी भी बाहर खड़ी थी। तुरंत ही इस मामले में गड़बड़ी की अटकलें लगाई जाने लगी और एक लंबी जांच शुरू हो गई। कुछ समय बाद पुलिस ने कहा कि इस मामले में उनकी नज़र 3 लोगों पर थी, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनके नाम नहीं बताए। 2025 तक सैमुअल राइजर की गुमशुदगी में कोई आरोप या गिरफ्तारी नहीं हुई है और संदिग्धों के नाम मीडिया में नहीं आए हैं। जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उस व्यक्ति का संगठित अपराध या अवैध गतिविधियों से कोई संबंध था, बल्कि उनका मानना था कि उसके साथ जो भी हुआ वो कहीं अधिक व्यक्तिगत था। नंबर 4। चेज सिमंस की पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वह यह है कि उन्हें अपने परिवार और दोस्तों द्वारा बहुत प्यार किया जाता था और उनकी गुमशुदगी ने पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। 30 वर्षीय चैज पिट्सबर्ग क्षेत्र में रहते हैं और स्थानीय सिएना मर्काटो में एक रसोइये के रूप में काम करते हैं। ये रेस्टोरेंट पेन एवेन्यू के 900 ब्लॉक में है। वो वहां ज्यादा समय से नहीं थे। दरअसल वो लापता होने से ठीक पहले ही वहां काम करना शुरू किया था। 8 मार्च 2026 को चार्ज को आखिरी बार अपने काम की जगह से 1:30 और 3:30 बजे के बीच निकलते हुए देखा गया था। उन्हें सुरक्षा कैमरों में पेन एवेन्यू से 6th स्ट्रीट की ओर जाते देखा गया। उन्हें आखिरी बार 6th स्ट्रीट पर 342 नंबर पर देखा गया था। चार्ज काम पर नहीं गया, लेकिन प्रियजनों से संपर्क में रहा। 2 दिन बाद उसने कॉल्स और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी और चुप्पी उसके स्वभाव के विपरीत थी, इसलिए परिवार ने तुरंत उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के विवरण सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन पिट्सबर्ग पुलिस ने संकेत दिया कि उसे खतरा या जोखिम हो सकता है। चेज समुदाय में काफी प्रसिद्ध था, जिससे उसकी गैर मौजूदगी और भी ज्यादा ध्यान देने योग्य हो गई। फिर भी इसके बावजूद उसके देखे जाने की कोई पुष्ट सूचना नहीं मिली है। प्रियजनों को जवाबों की जगह केवल असहनीय खामोशी ही मिली है। उनकी गुमशुदगी की जानकारी पिट्सबर्ग पुलिस के फेसबुक पेज पर पोस्ट हुई, जिस पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि उसने उन्हें साउथ साइड और मैकीज रॉक्स में कई बार देखा है,
जो एलेघनी काउंटी का बरो है। यह कथित देखे जाने की घटनाओं में से एक है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। इन दावों की जांच के बावजूद चार्ल्स का ठिकाना अब भी अज्ञात है और उनके परिवार से संपर्क टूटे हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं। लापता व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि उसके काले बाल और भूरे रंग की आंखें हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है और वजन लगभग 150 पाउंड है। उसकी पहचान गोटी दाढ़ी से थी और गुमशुदगी से पहले ही बाल कटवाए थे। चेज के गले पर यालिंडा नाम का टैटू है और उसकी गुमशुदगी से संबंधित जानकारी पिट्सबर्ग पुलिस ब्यूरो को 4123-2371-41 पर दी जा सकती है। नंबर 3, क्या कोरा क्रिसमस मैगक ग्रीन रिवर स्ट्रैंगलर, जिसे गैरी रिजवे के नाम से भी जाना जाता है, की शिकार थी? ये वही सवाल है जिसने 1991 से लोगों को परेशान किया जब कोरा अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। 22 वर्षीय कोरा ने बचपन शिकागो में बिताया, लेकिन हाई स्कूल के बाद वॉशिंगटन चली गई। 1986 में वहां पहुंचने पर कोरा ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय मेडिकल सेंटर की गिफ्ट शॉप में नौकरी पा ली थी। कोरा ने विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ी थी। नशीली दवाओं से किसी हद तक जुड़े माने जाने वाले एक व्यक्ति के साथ संबंध में आने के बाद कोरा ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ये साफ नहीं कि कोरा खुद नशीली दवा ले रही थी या उसके बॉयफ्रेंड की तरह कोई लेन देन था। फिर भी इन घटनाओं के अप्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप वह एक भरी हुई डेटाबेस में एक और लापता व्यक्ति बन गई। जुलाई की शुरुआत में कोरा पहली बार गायब हुई। 2 दिन बाद वह अजीब व्यवहार के साथ लौटी और चिंता बढ़ी। उसकी चाची ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है और कोरा मुस्कुराई और बोली कि वह ठीक है। लेकिन उसकी अगली बात से साबित हुआ कि ऐसा नहीं था। उसने चाची से कहा अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बच्चों का ध्यान रखे। 12 जुलाई को 3 बच्चों की वो माँ सिएटल, वॉशिंगटन के घर से निकली और वापस नहीं आई। रिश्तेदारों को लगता है कोरा के साथ कुछ बुरा हुआ है। वे मानते नहीं कि वह अपनी मर्जी से गई होगी। गुमशुदगी रिपोर्ट के कुछ समय बाद किसी अज्ञात तारीख पर महिला की गाड़ी अरोरा एवेन्यू पर लावारिस मिली, जो अपराध कहानियों के शौकीनों को जानी पहचानी लगती है। यहीं से ग्रीन रिवर स्ट्रैंगलर अपने शिकारों को साथ ले जाता था। गैरी रिजवे को 2001 में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा हत्याएं करने वाला अपराधी घोषित किया गया, जिन पर 49 हत्याओं का दोष साबित हुआ। उनके शिकार सभी महिलाएं थीं, जिनमें यौनकर्मी और कमजोर हालात वाली, जैसे घर से भागी किशोरियां शामिल थीं। रिजवे की हत्या की यह श्रृंखला 1982 से 1998 के बीच चली थी, जिससे कोरा की गुमशुदगी और उसकी लोकेशन इस सब के केंद्र में आ गई थी। इस जानकारी के आधार पर उसका नाम संभावित पीड़ितों की सूची में जोड़ा गया। यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर से कभी कोरा के बारे में सीधे पूछा गया था या नहीं। बिना शव, सबूत या स्वीकारोक्ति के लापता महिला का भाग्य अब भी अज्ञात है। उसकी शुरुआत में 2 दिन की गुमशुदगी ने यह संकेत दिया कि शायद कुछ और चल रहा था। उसका अजीब व्यवहार और यह जानकारी कि उसके साथ कुछ हो सकता है इस सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो सकता है जो उसके मामले के बारे में जितना जता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता हो। नंबर 2, 55 वर्षीय लिनेट हुकर को उस तरह के इंसान के रूप में बताया गया था जो दुनिया में ऐसे जीती थी जैसे उसने अपनी लय और अपना मकसद पा लिया हो और बस जिंदगी का आनंद ले रहा हो। लिनेट पानी के लिए ही बनी थी। वह एक नाविक थी जिसकी आत्मा नाव के लहरों से टकराते ही जीवंत हो उठती थी। प्रियजनों ने उन्हें साहसी आत्मा बताया जिनकी ऊर्जा सबको प्रेरित करती थी। उन्होंने कहा कि वह मैनाटीज के साथ बहती थी, समुद्री कछुओं के साथ तैरती थीं और सेलबोट पर क्षितिज का पीछा करती थीं। ये उनका संसार था, एक खुशहाल जगह, जैसा लिनेट ने कहा। इस साहसी महिला ने अपनी यात्राओं का दस्तावेजीकरण किया, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के माध्यम से एक के बाद एक वीडियो साझा किए और उसने अपने अनोखे अनुभवों को कैद किया। पीठ पर सूरज की रोशनी और वो हंसी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ब्रायन हुकर, जो 25 साल से उनके पति थे, लगभग हमेशा उनके साथ रहते थे। दोनों ने सोलमेट नाव पर मिलकर शानदार जिंदगी बनाई, तूफानों का सामना किया और लहरों पर आगे बढ़े।
ब्रायन अक्सर लिनेट की खुश मिजाज पोस्टों में नजर आते हैं, धूप से झुलसे हुए, मुस्कुराते और खुश मिजाज। 1 महीने से भी ज्यादा पहले उनकी सोशल मीडिया पोस्टें जानी पहचानी समुद्री जगहों से बदलकर बहामास की हो गई, जहां वो और ब्रायन अपनी जिंदगी बना रहे थे। 29 मार्च को उन्होंने अबाको के समुद्र के अंधेरे आसमान और अशांत पानी का वीडियो साझा किया। लाइनेट की कैप्शन से लगा कि बारिश रुकते ही वे फिर से पानी पर मस्ती करने निकलेंगे। मौसम शांत होते ही कपल ने वही किया। लाइनेट ने हाल की पोस्ट में शांत पानी में नावों की फोटो साझा कर कैप्शन दिया, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश यही उनकी पसंदीदा जगह थी, जो हाल ही में 4 अप्रैल 2026 को एक बच्चे की मां की गुमशुदगी की अनजानी पृष्ठभूमि बन गई, जिससे उनका परिवार जवाबों के लिए गुहार लगाने लगा और पूरी कम्युनिटी सदमे में आ गई। कुछ दिन बाद ब्रायन ने रिपोर्ट किया कि उनकी पत्नी बहामास में समुद्र में एक घटना के बाद लापता हो गईं। उसी शनिवार की शाम लिनेट और ब्रायन एल्बो के की पानी में बाहर थे। ब्रायन के अनुसार दोनों यॉट से 8 फुट की डिंगी पर निकले थे। उनकी यात्रा शुरू होते ही खराब मौसम फिर लौट आया। लहरें उबड़ खाबड़ थी और हवा बहुत तेज थी। इकलौते गवाह के बयान के अनुसार इन्हीं हालातों की वजह से लिनेट पानी में गिर गई थी। वो नाव की सुरक्षा डोरी पहने हुई थी, जो एक डोरी होती है और अगर ऑपरेटर गिर जाए तो इंजन बंद कर देती है। उसने बताया कि लिनेट पानी में गिरी और इंजन बंद हो गया। उसने फ्लोटेशन डिवाइस फेंकी, लेकिन धाराएं उन्हें दूर ले जाती रहीं। मजबूरी में ब्रायन को डिंगी पैडल कर किनारे लानी पड़ी। कई घंटे बाद वो झाड़ियों से रेंग कर बोट यार्ड पहुंचा और तुरंत पुलिस को फोन किया। अबाको पुलिस, रॉयल बहामास रक्षा बल और होप टाउन अग्निशमन और बचाव सेवा सभी 5 अप्रैल की सुबह के शुरुआती घंटों में हुई व्यापक खोज में शामिल थे। उस शाम जब खोज बेकार साबित हुई, ब्रायन ने उनकी बेटी से संपर्क किया और उसे स्थिति की जानकारी दी। 8 तारीख को कुछ दिनों बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की। ये लिनेट और उसकी एक फोटो थी, जिसमें कैप्शन में नौका से जुड़ी घटना का जिक्र था। अनिश्चित समुद्री हालात और तेज हवाओं के कारण उन्होंने माना कि उनकी पत्नी बहामा के पानी में लापता हो गई है। उस शाम ब्रायन को अतिरिक्त पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिससे रॉयल बहामा पुलिस ने यह कहते हुए सही ठहराया कि यह फैसला संभावित कारणों के आधार पर लिया गया था, जो अब सामने आ चुके हैं। ब्रायन ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और 5 दिन बाद उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया। हालांकि पुलिस बल ने पुष्टि की कि भले ही उन्हें रिहा कर दिया गया हो, ब्रायन हुकर अपनी पत्नी से जुड़े घटना में अभी भी एक संदिग्ध बने हुए हैं। वे पारिवारिक कारणों से बहामास छोड़ चुके हैं, जबकि लिनेट की गुमशुदगी की जांच जारी है। उन्हें ऑनेस्टेड, मिशिगन की एक अनुभवी नाविक के रूप में वर्णित किया गया है। वह शारीरिक रूप से फिट है और उनके बारे में कहा जाता है कि वह खूब कसरत करती है। उनके छोटे सुनहरे बाल हैं और वह अपने नौकायन वाले वीडियो में अक्सर अलग तरह के सनग्लासेस पहनती है। पुलिस द्वारा अभी भी समय समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। प्रियजन को उम्मीद है कि लिनेटे मिल जाएंगी। समुदाय लगातार जवाब मांग रहा है। लिनेटे की बेटी कार्ली ऑयल्सवर्थ ने हेल्प फाइंड एंड ऑनर माई मिसिंग मॉम नाम से GoFundMe पेज बनाया है, ताकि मां की तलाश और याद में कुछ किया जा सके। आप इसे नीचे दिए लिंक में देख सकते हैं। इस लापता व्यक्ति की सूचना रॉयल बहामास पुलिस फोर्स को 919 पर दे। कार्ली ने अपनी ईमेल carlyaylesworth@gmail.com संपर्क के लिए दी है, ताकि मां की जानकारी वहां साझा की जा सके। नंबर 1, अलोहा ओरेगन डन डेविस के जीवन का एक बड़ा हिस्सा उनका घर रहा। उन्होंने वेल्स फार्गो में रिटायरमेंट तक काम किया, जिससे उनके पास खाली समय आया और वे पसंदीदा सैरों पर जा सके। हालांकि ये बार बार की सैरें आखिरकार एक भयावह रहस्य की ओर ले जाएंगी। वो साल 2016 था और डेन की उम्र 66 साल थी। वे साउथ वेस्ट जे स्ट्रीट के 21,500 ब्लॉक में रहते थे। उसी साल उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला। उन्हें डिमेंशिया की बीमारी ने घेर लिया था। बीमारी पता चलने के बाद परिवार ने उन्हें रखने के लिए एक देखभाल केंद्र ढूंढा और स्थानीय गैर लाभकारी संगठन से जुड़ गए। जब वे डेन के लिए जगह सुरक्षित कर रहे थे, डेन अपना समय सैर में बिता रहे थे। उनका रास्ता
हिल्सबोरो प्रोमिनेट शॉपिंग सेंटर, वेंडीज और एल्बर्टसन्स तक जाता था, जो कॉर्नेलियस पास और बेस लाइन रोड के पास है। डैन मैक्स ट्रेनों व अन्य परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए भी जाने जाते थे। 18 अक्टूबर उनकी आखिरी सैर का दिन था। उसी दिन डैन को जे स्ट्रीट स्थित घर पर डाक चेक करते आखिरी बार देखा गया था। उस दिन के बाद से डैन को न देखने पर केयरटेकर ने स्थानीय पुलिस विभाग में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे 20 तारीख को वेलफेयर चेक किया गया। पुलिस घर पर पहुंची इस उम्मीद में कि उन्हें वहां डैन मिल जाएंगे या कम से कम यह पता चल सकेगा कि वो कहां हो सकते हैं। जांच में पता चला कि गाड़ी अभी भी गैराज में थी। ये अजीब नहीं था, क्योंकि वह डिमेंशिया से पीड़ित थे और गाड़ी नहीं चला सकते थे। हालांकि असामान्य रूप से उन्होंने पाया कि उनके घर का मुख्य दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, लेकिन डैन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अजीब बात यह थी कि उनके गायब होने से पहले के 5 दिनों तक उनके फोन पर कोई गतिविधि नहीं थी। यह पहली बार नहीं था जब डैन गायब हुए थे, और उनका अचानक नजरों से ओझल हो जाना उनके परिवार के लिए चिंता का कारण रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। उसी साल की शुरुआत में वे 2 बार लापता हुए, लेकिन दोनों बार सुरक्षित मिले। इन दोनों घटनाओं के कारण परिवार ने सुरक्षित देखभाल वाली आवासीय सुविधा पर विचार किया। दुर्भाग्यवश समय पर जगह नहीं मिल पाई, और जब तीसरी बार डैन गायब हुए तो वे हमेशा के लिए लापता ही रह गए। लापता व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण खुद की देखभाल नहीं कर सकते। परिवार को चिंता है कि वह खुद की मदद नहीं कर सकते और उन्हें सबसे बुरा होने का डर है। 9 साल बाद भी ये डर कम नहीं हुए हैं। डैन डेविस अब 75 साल के हो गए होंगे और पिछले 9 सालों से जांचकर्ता हार नहीं माने हैं। 2023 में ही इस मामले में फिर से प्रयास हुए हैं। परिवार जासूसों के साथ मिलकर घर वापसी की उम्मीद में काम कर रहा है। डैन का मामला अब भी अनसुलझा है। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा।